हाइलो एल्केन यानी क्लास 12th के एक नए टॉपिक, नए चैप्टर के बारे में, जो कि हाइलो एल्केन। इस पूरी वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर की कवर करेंगे जो जिससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, हाइलो एल्केन या इसी को कहते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, इससे संबंधित जो भी है चीज़ें, इस सब के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइलो एल्केन किसको कहते हैं। तो देखिए, एल्केनों के, ठीक है, एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न जो भी यौगिक होते हैं, यानी कि एल्केन के हाइड्रोजन को हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त जो व्युत्पन्न यौगिक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। यानी एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड। अब ये जैसे हमने एक सामान्य एल्केन ले लिया, अब इसी के स्थान पर जैसे हमने CH4 ले लिया, इसकी क्रिया हमने क्या किया, क्लोरीन से, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा दिया। तो क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा देता है, CH3Cl प्लस HCl। तो ये हमारा CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड, ये एक प्रकार का क्या है, हाइलो एल्केन। अब जो है इसी से संबंधित हम लोग बात करते हैं। तो हाइलो एल्केन में हमारा क्या टॉपिक है कि इसके बाद जो है हाइलो एल्केन भी कई प्रकार के होते हैं, यानी कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन के डिस्प्लेस के आधार पर हाइड्रोजन कई प्रकार के होते हैं। एल्किल हैलाइड या हाइलो एल्केन क्या होते हैं, कई प्रकार के। तो इसके अगर हम प्रकार की बात करें तो ये मुख्यतः जो है 3 प्रकार में बांटे गए। पहला होता है मोनो एल्किल हैलाइड, यानी जब एल्केन से हाइड्रोजन द्वारा केवल एक हाइड्रोजन विस्थापित किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो एल्किल हैलाइड। जब एल्केन से हाइड्रोजन द्वारा केवल एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार से होता है डाई एल्किल हैलाइड, यानी कि जब हाइड्रोजन से एल्केन से हाइड्रोजन द्वारा 2 हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करा दे तो उसे हम क्या कहेंगे, डाई एल्किल हैलाइड। यानी CH4 प्लस 2Cl2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया करा रहे हैं तो हो जा रहा है CH2Cl2 प्लस 2HCl। तो इसी को हम क्या कहेंगे, डाई एल्किल हैलाइड। इसी तरह से होता है तीसरा जो है पॉली एल्किल हैलाइड। पॉली एल्किल हैलाइड यानी कि जब हम एल्केन से 3 या 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित कर दे तो उसी को हम क्या कहेंगे, पॉली एल्किल हैलाइड। जैसे हमने CH4 से Cl3 द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डिस्प्लेसमेंट कराया तो बनता है CHCl3 प्लस 3HCl, ये बन गया क्लोरोफॉर्म, या इसी को हम कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथिन। ट्राइक्लोरोमेथिन
इसी तरह से अगर हम चारों हाइड्रोजन को विस्थापित करा दें तो CH4 प्लस 4Cl2 इक्वल टू CCl4 प्लस 4HCl, यानी कि बन क्या गया हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कहने का मतलब यह है कि जब हम क्या करें, यानी हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइडों को या हैलोजन व्युत्पन्न को, एल्केनों के हैलोजन जो व्युत्पन्न होते हैं उसे 3 समूहों में बांटा गया, मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड और ट्राई एल्किल हैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड और ट्राई एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के ये बांटे गए। लेकिन अभी जो हम लोगों को डिस्कस करना है मोनो एल्किल हैलाइड के बारे में डिस्कस करना है। एग्जाम में मोनो एल्किल हैलाइड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे मोनो एल्किल हैलाइड से संबंधित प्रश्न के बारे में। चलिए हम लोग बात करते हैं मोनो एल्किल हैलाइड। जो मोनो एल्किल हैलाइड होता है इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1x या Rx द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 1x या Rx द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जो मोनो एल्किल हैलाइड है उनके बारे में हम लोग बात करें तो कुछ इनके हम नाम के बारे में बात करें। इसका नामकरण कैसे किया जाता है तो IUPAC नामकरण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए कुछ एल्किल हैलाइड है उनके हम सूत्र लिखते हैं, उसके फिर साधारण नाम की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे IUPAC नाम। तो जैसे हम लोग बात करते हैं CH3Cl, इसका साधारण नाम होता है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। IUPAC नाम होता है, इसके लिए क्या होता है क्लोरो शब्द यूज किए जाते हैं पूर्व लग्न इसके लिए, यानी कि हैलोजन के लिए IUPAC नाम करते समय जो भी एल्किल हैलाइड होते हैं उसके लिए हाइलो शब्द का यूज करते हैं, यानी क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा क्लोरो मेथेन। इसी तरह से दूसरा देख लीजिए CH3CH2Br, इसका साधारण नाम होता है मेथिल ब्रोमाइड, साधारण नाम मेथिल ब्रोमाइड, लेकिन IUPAC नेम क्या हो जाएगा 1 2 कार्बन है, इसके लिए पूर्व लग्न हो जाता है ब्रोमो, या पहले नंबर पर है तो पहला नंबर भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो 1 ब्रोमो एथेन। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग दे देते हैं CH3CH2CH2 F कर देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल फ्लोराइड। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें 1 2 3 कार्बन है यानी प्रोपेन है, तो फ्लूरो 1 फ्लूरो प्रोपेन। और दूसरा देखना चाहें इसके स्थान को बदल दें तो CH3CH3 तो इसका साधारण नाम होता है आइसोप्रोपिल आयोडाइड,
आइसो प्रोपिल आयोडाइड। आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 दूसरे नंबर पर है तो इसके पोजीशन को लिखेंगे 2 आयोडो प्रोपिल। इसी तरह से किसी और का लिखना हो तो CH3 CH2 CH Br CH3 का लिखना हो तो साधारण नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इधर से गिनते हैं 1 2 3 पे ब्रोमीन आता है, इधर से 1 2 3 4। इसका नियम होता है कि हम उस तरफ से जब कोई क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं तो उधर से कार्बन काउंटिंग करते हैं जिधर क्या हो, क्रियात्मक समूह नजदीक हो। इस साइड से राइट साइड से गिनने पर दूसरे नंबर पर आता है, जबकि लेफ्ट साइड से गिनने पर तीसरे नंबर पर आता है। इस कारण से हम इसे किधर से गिनेंगे? राइट साइड से। तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरह से हम इनके नामकरण की बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में बात करें। इसके कुछ बनाने की विधि है, कुछ बंध की प्रकृति है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसे हम बताते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि एल्किल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। यानी कि नेचर ऑफ बॉन्ड इन CX। तो देखिए CX में हम इसकी बंध की प्रकृति कैसी होती है, तो अगर हम बात करें CX में तो H H H यहाँ X है। तो देखिए जो हैलोजन होता है, हैलोजन परमाणु होते हैं, ये हमारे आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थित होते हैं। हैलोजन परमाणु आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थित होते हैं। अक्रिय गैस तत्वों से जस्ट बाद पहले, अर्थात हमारी आवर्त सारणी का मूल नियम है, जो कि हमने आवर्त सारणी में बताया भी है, कि बाएं से दाएं जाते हैं। बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में हमारा इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण क्या होता है? घटता है। पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण घटता है, जबकि ग्रहण करने का गुण बढ़ता है। यानी कि बाएं साइड के जो आवर्त सारणी में तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का गुण रखते हैं, जबकि दाएं साइड के जो तत्व होते हैं वो ग्रहण करने का, अर्थात त्यागने का गुण कौन रखते हैं? धातु रखते हैं। और ग्रहण करने का अधातु होते हैं। धातु कैसे होते हैं? धन विद्युतीय होते हैं। वही अधातु कैसे होते हैं? ऋण विद्युतीय होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो तत्व लेफ्ट साइड में होंगे, बाएं साइड में आवर्त सारणी में होंगे, वो कैसे होंगे? धन विद्युतीय होंगे। कैसे होंगे? धन विद्युतीय। जबकि जो आवर्त सारणी में दाएं साइड होंगे वो कैसे होंगे? ऋण विद्युतीय होंगे। अब आवर्त सारणी में हम कार्बन व हैलोजन की बात करें तो आवर्त सारणी में हमारा जो कार्बन है और हैलोजन, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के बाद हमारा होता है नाइट्रोजन परिवार, फिर ऑक्सीजन परिवार, उसके बाद हमारा हैलोजन परिवार आता है। इस तरह से अगर हम कार्बन और हैलोजन के बीच की बात करें तो इनके बीच
विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर, विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बहुत अधिक होता है। क्योंकि कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन जो है प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, जिसके कारण कार्बन व हाइड्रोजन के बीच जब साझेदारी होगा इलेक्ट्रॉन का, तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म है, दोनों परमाणुओं के मध्य में ना होकर के प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व की ओर होगा। अर्थात प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हमारा कौन है? हाइड्रोजन परमाणु है। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन है साझेदारी का, वो आंशिक रूप से थोड़ा सा क्या होगा? हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि उसकी खींचने की क्षमता ज्यादा है, जिसके कारण इस पे आंशिक रूप से क्या हो जाएंगे? माइनस चार्ज हो जाएंगे, और कार्बन पे क्या होगा? आंशिक रूप से प्लस हो जाएगा। इस कारण से अगर हम सी अक्ष बंध की प्रकृति की बात करें तो ये क्या होंगे? कार्बन पे आंशिक रूप से प्लस और हाइड्रोजन पे आंशिक रूप से माइनस हो जाएगा। इस तरह से दो पोल बन जाएंगे, दो ध्रुव बन जाएंगे। इस तरह के कारण सी अक्ष जो बंध होता है वह कैसा होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? ध्रुवीय प्रकृति का होगा। यानी कि एल्किल हैलाइडों में जो सी अक्ष बंध होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच बंध होता है, वहां पर कैसा होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अब हम यक्ष के स्थान पर अगर बात करें कि कोई हाइड्रोजन रखें यक्ष के स्थान पर, यानी फ्लोरीन रख दें, क्लोरीन रख दें, ब्रोमीन रखें, आयोडीन रखें। अब ये भिन्न भिन्न तत्वों को अगर रखते हैं तो अगर समान प्रकार के एल्किल समूह होते हैं तो उनके जो परमाणु आकार होंगे उसमें क्या परिवर्तन होंगे, साथ ही साथ उनके बीच जो बंध बनेंगे उन बंधों की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, अगर बंध लंबाई की बात करें यानी बॉन्ड लेंथ की बात करें, बंध की लंबाई की बात करें सी अक्ष की, तो हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। अतः फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर परमाणु आकार भी क्रमशः क्या होगा? बढ़ेगा। अतः अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन तक जाते हैं तो इनके आकार भी क्रमशः बढ़ेंगे। अगर ये हाइड्रोजन, भिन्न भिन्न हाइड्रोजन समान समूह से जुड़ते हैं, यदि भिन्न भिन्न हाइड्रोजन समान एल्किल समूह से जुड़ते हैं तो इनकी बंध की लंबाई भी क्रमशः बढ़ेगी। इनकी बंध की लंबाई भी क्रमशः बढ़ेगी। जैसे हम बात कर दें CH3F यानी CH3F के बीच की जो बंध लंबाई है, इससे बड़ी होगी CH3Cl के बीच की, उससे बड़ी होगी
CH3 Br के बीच की, इससे बड़ी होगी CH3 आयोडीन के बीच की। यानी कि C अक्ष बंध की लंबाई का बढ़ता क्रम इसको कह सकते हैं। C अक्ष बंध की लंबाई का बढ़ता क्रम। यानी क्यों ऐसा होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा फिर से चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाह्य को कितने कोष होते हैं? केवल 2 कोष होता है। जबकि वही क्लोरीन होता है तो क्लोरीन में क्या होते हैं? 3 कोष होते हैं, 287 27। वहीं ब्रोमीन की बात करें तो इसमें 4 कोष हो जाते हैं, 2 8 18 7। तो इस तरह से इसकी अगर हम बात करें तो जैसे जैसे जा रहे हैं नाभिक से बाह्य कोष की दूरी बढ़ रही, जिसके कारण जब वो कार्बन के साथ साझेदारी करेगा तो सबसे बाहर का कोष साझेदारी करेगा। तो नाभिक से कार्बन के नाभिक की दूरी जो होगी वो क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण इनके बंधों की लंबाई भी क्रमशः क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। अर्थात C अक्ष बंध की प्रकृति कैसी है? ध्रुवीय है। और हम क्या करें? समान प्रकार के जब समूह भिन्न भिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ेंगे तो फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर इनके बीच के बंधों की लंबाई क्रमशः क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। यह है C अक्ष बंध की प्रकृति। अब हम लोग बात करते हैं कि एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां क्या है, यानी एल्किल हैलाइडों को हम कैसे बनाएंगे। करते हैं एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। यानी मोनो एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों के बारे में। तो बनाने की विधियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला विधि है कि एल्कोहल से। तो एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम बात करें तो एल्कोहल से बनाने की कई विधियां। पहला चीज कि इसकी क्रिया हम क्या करा दें? एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्लों से करा दें। हैलोजन अम्लों से कराते। हैलोजन अम्लों से जब कराते हैं तो देखिए ROH प्लस HX ZnCl2 की उपस्थिति में हम अगर निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यानी एक प्रकार की निर्जलीकरण अभिक्रिया हो जाएगी या विस्थापन अभिक्रिया भी आप कह सकते हैं। हैलोजन OH को विस्थापित कर देगा तो यहाँ पर RX बन जाएगा प्लस H2O हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। अब जैसा हमको एल्किल हैलाइड बनाना होगा वैसा यहाँ पर एल्कोहल ले लेंगे और जैसा हैलाइड बनाना होगा वैसा यहाँ पर हैलोजन ले लेंगे। जैसे देखिए अगर हमको मेथिल क्लोराइड बनाना है तो मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं, इसकी क्रिया हम HCl से करा देते हैं तो ZnCl2 इसकी क्रिया होती है तो ये हमारा H2O निकल जाएगा बाहर तो बचेगा CH3Cl प्लस H2O। ये बन गया हमारा मेथिल क्लोराइड। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एल्कोहल से क्रिया कराने की विधि हम बात करते हैं। इसी तरह से हम PCl5 या फास्फोरस हैलाइड से क्रिया कराते हैं। अब फास्फोरस हैलाइड में हम एल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं? PCl3 से क्रिया। अगर हम एल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा कि एल्किल हैलाइड बनेगा, यानी एल्किल क्लोराइड बनेगा प्लस H3
POCl3 बन जाएगा। तो बैलेंसिंग के लिए हम लिख दे 3 और यहाँ पर भी 3। तो क्या करता है कि ये जो OH है ये Cl द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो बन जाता है आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल। साथ ही साथ हमारा मूल उत्पाद हमारा क्या बना, एल्किल क्लोराइड। जैसा यहां भी हमको एल्किल हैलाइड बनाना होगा वैसा यहां पर एल्किल समूह ले लेते हैं, CH3OH प्लस PCl3। तो हमारा बन क्या गया, 3CH3Cl प्लस H3POCl3 बाय PO3। ये हमारा बन गया मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि PCl3 के जगह PCl5 से करा दिया जाए तो भी हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, यानी PCl5 से क्रिया। अगर हम एल्कोहल की PCl5 से क्रिया करा देते हैं, यहां पे चर्चा करते हैं कि एल्कोहल की क्रिया अगर हम PCl5 से कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो भी क्या करेगा कि OH को Cl क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और बनेगा क्या, RCl प्लस HCl प्लस POCl3। इसको कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। और ये हमारा बन गया एल्किल क्लोराइड। इस तरह से हम जैसा एल्कोहल ले लें, मान लो एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, इसकी क्रिया PCl5 से करा देते हैं तो बनेगा हमारा C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3 यानी कि ये हमारा बन गया एथिल क्लोराइड। इस तरह से हम जैसा एल्किल हैलाइड बनाना होगा एल्कोहल के साथ उसका क्रिया करा देंगे। इसी तरह से एल्कोहल बनाने की अन्य विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये तो हमने एल्कोहल से केवल बनाया, इसी के साथ साथ हाइड्रोकार्बन से अगर बनाना हो, हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन से अगर बनाना हो तो एल्केन की क्रिया, एल्केन का हैलोजनीकरण करा दें। क्या कराते हैं, हैलोजनीकरण। अगर हम एल्केन का, किसी एल्केन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। जैसे जैसा भी बनाना होगा वैसा यहाँ पर हैलाइड ले लेंगे, जैसा हमको एल्किल हैलाइड वैसा यहाँ पर मेथिल समूह ले लेंगे या एल्किल समूह ले लेंगे। तो CH4 प्लस Cl2 HNO सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट के प्रेजेंस में CH3Cl प्लस HCl, ये हमारा बन गया मेथिल क्लोराइड। इसी तरह से हम आगे भी बात कर सकते हैं सैंडमायर अपक्रिया के बारे में। तीसरा जो विधि है, एक अन्य विधि के बारे में हम बात करते हैं तो होता है सैंडमायर अभिक्रिया। ये एग्जाम में सैंडमायर अभिक्रिया बहुत बार पूछा है, तो ये इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या किया जाता है कि जब प्राथमिक एमीन या एनिलीन, प्राथमिक एमीन भी कर सकते हैं, या एनिलीन का ठंडा जलीय विलयन ले लेते हैं, ठीक है। प्राथमिक एमीन या एनिलीन के ठंडे जलीय विलयन की क्रिया हम किसके साथ करा दें, नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल बनाएंगे कैसे, NaNO2 प्लस HX,
या HCl ले लेते हैं, हाइड्रोजन अम्ल ले लेते हैं, तो यहां से हमको एक प्रकार का क्या बनेगा, डाइएजोनियम साल्ट बन जाएगा, RN2Cl। ये हमारा बन गया डाइएजोनियम लवण बन गया। ये जो डाइएजोनियम लवण है, इसका हम क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में इसको हम गर्म करते हैं, इसको CuCl के साथ क्रिया कराते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि ये नाइट्रोजन गैस इसका विस्थापित हो जाता है, तो बन जाता है RCl प्लस N2, जो कि गैसीय रूप में बन जाता है, और इस तरह से एल्किल क्लोराइड हमारा प्राप्त हो जाता है। इसी स्थान पर अगर हमको एरोमेटिक ले लेना है, यहाँ पर प्राथमिक की जगह पर हम एनिलीन भी ले सकते हैं। अगर हम एनिलीन की बात कर लें तो इसकी भी क्रिया हम अगर वहीं करा दें, NaNO2 प्लस HCl से, यानी नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करा दें, इसकी क्रिया होगा तो बन जाएगा हमारा HNO2। इसके साथ जब क्रिया होगा तो बनेगा क्या हमारा, ये डाइएजोनियम लवण माइनस प्लस। इसको ट्रीटेड विथ हम कर दें CuCl के साथ, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, तो क्या होगा, इसका नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा हमारा Cl प्लस N2। ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। यानी अगर हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है या ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम एनिलीन ले लेंगे, यानी एरोमेटिक एल्किल हैलाइड बनाना है, यानी एरिल हैलाइड बनाना है तो एनिलीन ले लेंगे, एल्किल हैलाइड बनाना है तो प्राथमिक एमीन ले लेंगे। इसी अवक्रिया को हम क्या कहते हैं, सैनमायर अवक्रिया। इसके साथ साथ इसकी बनाने की एक और बहुत महत्वपूर्ण विधि है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एल्कीन द्वारा। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण विधि की बात करते हैं, एल्कीन द्वारा। चलिए देखते हैं हम लोग एल्कीन से कैसे। यानी असंतृप्त हाइड्रोजन, या इसी को कह सकते हैं हाइड्रो हैलोजनीकरण। हाइड्रोहैलोजनीकरण, इसमें क्या होता है कि जब अगर हम क्या कराते हैं, एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, HX के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, एक प्रकार का योगात्मक क्रिया के कारण, और बन क्या जाता है CH3CH2X, यानी एल्किल हैलाइड। लेकिन यहां सामान्य कंडीशन में तो ये चाहे जहां हाइड्रोजन कहीं भी स्थान पर जुड़ सकता है और हैलोजन, लेकिन अगर यहां पर हमारा ऐसा कंडीशन हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या असंतृप्त कार्बन के पास, यानी जो डबल बॉन्ड बनाता है उसको असंतृप्त, डबल या ट्रिपल, और जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन उसको संतृप्त करते हैं। यानी जब कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाए और उसमें क्या हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन असंतृप्त कार्बन के पास भिन्न भिन्न हो, तब क्या होते हैं, ऐसे कंडीशन में ये जो एल्कीन का हाइड्रोहैलोजनीकरण होता है दो प्रकार से होता है। एक होता है मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार, मार्कोनी-काफ के अनुसार, इनके अनुसार जब किसी असंतृप्त एवं असममित हाइड्रोकार्बन की क्रिया कराते हैं, यानी जब किसी असममित हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है,
तो हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन के पास जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है। जब किसी असममित हाइड्रोकार्बन की क्रिया किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन परमाणु उस असममित कार्बन परमाणु से या असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिकतम। यानी ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहीं पे जुड़ेगा। हम लोग जनरली जानते हैं, इसको याद करने का तरीका, कि दो जगह पर दो समूह है, एक जगह पर कोई व्यक्ति एक दो लोग हैं और एक जगह पर पूरी भीड़ है। तो हमारा एक गुण होता है, एक कॉमन होता है कि हम देखेंगे जहां पर भीड़ है वहीं समूह में हम भी जाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से जैसे ही हाइड्रोजन आएगा, जहां हाइड्रोजन होता है यहीं पे आसानी से जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये क्रिया होता है हमारा मार्कोनी का। यही जो है इसके विपरीत जो हम क्रिया कराते हैं, जो दूसरा कंडीशन होता है एंटी मार्कोनी का, आपका नहीं, इनके विपरीत में होता है मार्कोनी काप के, इस कारण से इसको एंटी मार्कोनी काप कहेंगे। और इसी को क्या कहा था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था खैरास। खैरास नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इस कारण से इसे खैरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराया गया, इस कारण से इसके विपरीत जो कराई गई क्रिया उसको पेरोक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि एंटी मार्कोनी काप की क्रिया क्या है। बोला गया कि जब किसी असममित हाइड्रोकार्बन की क्रिया किसी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, H2O2 या P2O5, V2O5, Na2O2, किसी पेरोक्साइड, यानी जब किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब किसी असममित हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हाइड्रोजन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो। यानी कि जब किसी असममित हाइड्रोकार्बन की क्रिया किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हाइड्रोजन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि दो समूह है, एक में कम संख्या कम है, एक में संख्या अधिक है। अगर वहां पर कोई एक व्यक्ति है जो कि समूह में वितरित कर रहा है तो हम जब जाएंगे तो हमें वही कोशिश करेगा कि जहां संख्या कम है उस टीम में या उस समूह में भेजे, जिससे संख्या को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो हम भी जाएंगे कि जो टीम ताकतवर है उसी में हम भी शामिल होने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से यहां जो क्रिया होगी ये बन जाएगा RCH2CH2Br। ठीक, इस को फिर से मार्कोनी का, जब किसी असममित हाइड्रोकार्बन की क्रिया किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम। इसी को घुमा करके हाइड्रोजन को लेकर हमने परिभाषा दिया, तो कुछ बुकों में क्लोरीन को लेकर के यानी हैलाइड को लेकर के बात करता, बोलेगा जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया असममित हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन हैलाइड का हैलाइड परमाणु उस असममित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। तो इस प्रकार से हमने एल्किल हैलाइड बनाने की विभिन्न विधियों को पढ़ा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे इसके गुण के बारे में, एल्किल हैलाइडों के गुण के बारे में
बात करते हैं। इसको नोट करना है, इसके साथ लेना ले लीजिए, फिर हम इसको उठाएंगे। चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं इसके पहले भौतिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण में हम लोग बात करें तो एल्किल हैलाइड के जो निम्न सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? गैस होते हैं। इसके निम्न सदस्य सामान्य ताप पर गैस होते हैं, जबकि उच्च सदस्य ठोस हैं। जबकि उच्च सदस्य ठोस हैं। इसी प्रकार से हम लोग बात करें तो CX बंध की हमने प्रकृति बताया था कि ध्रुवीय होता है। इस कारण से एल्किल हैलाइड कैसे होंगे? ध्रुवीय होंगे। यह ध्रुवीय होते हैं। तीसरा चीज, जब ध्रुवीय होंगे तो ध्रुवीय यौगिकों में क्या होंगे? विलय होंगे। क्या होंगे? ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे, अर्थात ये जल में क्या होगा? विलय होगा। जल में क्या होगा? विलय होगा। साथ ही साथ इनमें समान कार्बन श्रृंखला के लिए हाइलाइडों का संख्या बढ़ने के साथ साथ इसके क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। यानी ये ध्रुवीय विलायकों में क्या होंगे? ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे, परंतु कार्बन संख्या यानी बढ़ने के साथ साथ इसकी विलयता क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। समान कार्बन संख्या के लिए इसके हैलाइडों के लिए हैलाइडों का जो साइज होगा वो बढ़ता चला जाएगा। बढ़ने के साथ साथ इसके क्वथनांकों का भी मान क्या होगा? बढ़ता ही चला जाएगा। यानी समान एल्किल समूह है, इसमें जैसे फ्लोरीन कर दें, क्लोरीन कर दें, ब्रोमीन कर दें, यानी भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइडों के लिए एल्किल हैलाइडों का आकार बढ़ने के साथ साथ इसके क्वथनांक भी क्या होंगे? क्रमशः बढ़ता जाएगा। ये इसके एल्किल हैलाइडों का भौतिक गुण। हम लोग बात करते हैं अब इसके रासायनिक गुण के बारे में। तो चलिए देखते हैं एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रासायनिक गुण में हम बात करें सबसे पहले धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। तो देखिए एल्किल हैलाइड धातुओं से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिकों को ये बनाता है, विभिन्न अभिक्रियाएं देता है। उनमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ओट्स अभिक्रिया। ओल्टर्स रिएक्शन। इस अभिक्रिया में बताया गया कि अगर हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर के प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाए तो एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर के प्रेजेंस में उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। अब जैसा एल्केन बनाना होगा वैसा एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। जैसे CH3 Cl 2Na प्लस
यहाँ पर हम अगर हमको प्रोपेन बनाना है तो हम क्या कर दें, C2H5 ले लेते हैं। अगर एथेन बनाना होता तो CH3 ले लेते हैं। तो CH3 CH2 CH3 प्लस 2NaCl। इस तरह से हमारा ऊर्जा अपक्रिया। अब इसी में हम ऊर्जा फिटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, दूसरा कंडीशन। ऊर्जा फिटिंग। ऊर्जा फिटिंग में क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, यानी कि क्या हो, भिन्न भिन्न हैलाइड हो गए, एक एल्किल हैलाइड हो गया और दूसरा एरिल हैलाइड हो गया। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है एल्किल एरीन प्राप्त होता है, एल्किल एरीन प्राप्त होता है। जैसे हम बात करें कि मेथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस 2Na प्लस C6H5 C6H5 क्लोरोबेंजीन की क्रिया करा दें तो बन जाएगा C6H5 CH3 प्लस 2NaCl, यानी हमारा बन क्या गया, टालुइन। यानी कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो एल्किल एरीन प्राप्त होता है। अर्थात अगर हम ले लें मेथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, टालुइन प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से हमने दो रिएक्शन पढ़ा। अब आगे हम लोग बात करें फिटिंग अपक्रिया। इसी का तीसरा कंडीशन, फिटिंग अभिक्रिया, यानी फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग अभिक्रिया में हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों एल्किल, यहां पर एक एल्किल एक एरिल, यहां पर दोनों एरिल ले लेंगे। यानी कि जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो उनको डाई एरीन प्राप्त होता है। जैसे हमने क्लोरोबेंजीन ले ली, इसकी क्रिया हम शुष्क ईथर के प्रेजेंस में करा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, दो फेनिल समूह आपस में मिल गए
तो बन गया हमारा डाइफेनिल। यानी कि फिटिंग में क्या, उर्स में क्या किए, दोनों एल्किल ले लिए, सोडियम धातु के साथ करें। उर्स फिटिंग में एक एल्किल एक एरिल लिए, एरिल हैलाइड लिए। फिटिंग में क्या किए, दोनों एरिल हैलाइड ले लिए। इस तरह से यानी कि 3 रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं, जो आपकी आंसर में देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है धातुओं से क्रिया के बारे में जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसके सीरीज में अगला हम लोग रिएक्शन बात करेंगे, चौथा जो है फ्रैंक लैंड अभिक्रिया। फ्रैंक लैंड अभिक्रिया। फ्रैंक लैंड में क्या होगा, प्रोसेस सेम रहेगा, बस जहां पर हमने सोडियम लिया है उस सोडियम के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, जिंक। यानी कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराई जाती है। यहां पर हम डैश दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों समूह जरूरी नहीं है कि दोनों समान ही, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, वही एल्केन बन जाएगा। जैसा हमको एल्किल हैलाइड बनाना होगा वैसा यहां पे समूह ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3Cl प्लस Zn प्लस Cl CH3 बन क्या गया, CH3 प्लस ZnCl2। ये हमारा है शुष्क ईथर। ये क्रिया किया और निकल गया हमारा ZnCl2 ग्रुप और बन क्या गया, एथेन। अगर हमको प्रोपेन बनाना होता तो हम ले लेते किसी एक साइड में क्या लिखते हैं, एथिल क्लोराइड की जगह मेथिल क्लोराइड की जगह एथिल क्लोराइड। वही ब्यूटेन बनाना होता तो हम एक तरफ ले सकते थे प्रोपिल क्लोराइड, दूसरी तरफ मेथिल क्लोराइड, या दोनों तरफ हम ले लेते एथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड। इस तरह से हमारा क्या बन जाता, ब्यूटेन। यानी जैसा हमको एल्केन बनाना होगा वैसा हम एल्किल हैलाइड ले लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला जो है धातु से क्रिया में मैग्नीशियम के साथ क्रिया, Mg से क्रिया या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने की विधि। मैग्नीशियम से क्रिया, अब हम क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट प्राप्त होता है, जिसे विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था। विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। इसलिए इस रिएजेंट को, इस अभिकर्मक को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। हम क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसको विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था। इस कारण से इस संयुक्त संरचना या यौगिक को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। उसके साथ ले लीजिए। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य अभिक्रियाओं के बारे में।